हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बच्चों, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आज उसका हमारा चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। और आइए देखिए कि आज के हम टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं। तो ये जो हमारा फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे एनर्जी वेव वेक्टर डायग्राम्स विच आर ऑल्सो नोन एज EK डायग्राम्स। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक्स कवर होते हैं: एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स, EK डायग्राम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला है एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब हमारे एटम्स आइसोलेटेड होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं। और जब उन एटम्स को हम बहुत क्लोज ले आते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड, टू फॉर्म अ सेमीकंडक्टर, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, वो आपस में कंबाइन मर्ज कर जाते हैं, गिविंग राइज टू बैंड ऑफ एनर्जीज। ओके, तो जब हम शुरुआत करते हैं एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स की, ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले, जिनको हम एक बार गो थ्रू कर लें, उसके बाद आगे के कंसेप्ट समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो द एनर्जी बैंड मॉडल हेल्प्स अस टू एनालाइज द वे in which electrons are distributed over a range of energies at any given temperature। मतलब बेसिकली ये है क्या, ये एनालाइज करना कि ओवर अ रेंज ऑफ एनर्जी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अलाउड एनर्जी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड सर्टेन एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, केवल कुछ ही स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन अलाउड होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, थर्ड इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट सेज दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मेरे सेम एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें एक माइनर, उनके एनर्जी स्टेट्स में एक माइनर डिफरेंस जरूर रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाउड स्टेट्स ओवर एनर्जी। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ओवर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन NE, विच मीन्स N इज अ फंक्शन ऑफ E, E इज एनर्जी। ठीक है ना, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या एनालाइज करने वाले हैं बच्चों, कि जो हमारे सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट एनर्जी बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप लोगों को जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस सब्जेक्ट की शुरुआत कराई थी, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें हमने डिस्कस किए थे एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो वो जो एनर्जी बैंड्स थे सेमीकंडक्टर्स के, उसमें हमने बच्चों 3 बैंड स्पेसिफिकली पढ़े थे। सबसे लोएस्ट एनर्जी का वैलेंस बैंड, हाईएस्ट एनर्जी का कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड गैप, EG और बैंड गैप। ठीक है, सिंपली बैंड गैप भी इसको कह सकते हैं, फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय EG। ठीक है ना, तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, इसी को हम आज फर्दर और एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से उनको हम और डीपर देख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स that all the states which are available for electrons to occupy are not necessarily distributed uniformly over the energy। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जो एनर्जी है मेरी वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, उसकी एनर्जी लो होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में अपवर्ड इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वो लो एनर्जी एक्वायर कर रहा है, और अगर यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर ले तो ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो एनर्जी वाइज जो मेरा स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है,
इलेक्ट्रॉन्स उन स्टेट्स को कैसे ऑक्यूपाई करते हैं वो मेथड अलग है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ स्टेट्स दैट आर ऑक्यूपाइड एट एनी टेम्परेचर एंड एनर्जी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट ऑक्यूपाई ऑल द स्टेट्स, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ स्टेट्स विल बी ऑक्यूपाइड। मतलब जितने आपके स्टेट्स हैं अवेलेबल वो सारे के सारे कभी भी ऑक्यूपाई नहीं होते, उनका कुछ एक फ्रैक्शन ही आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। और दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज FeT विच इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T। और इस फंक्शन को हम नॉर्मली कहते हैं फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। ये जो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन है बच्चों, इसके ऊपर एक आपका इलेबोरेटेड टॉपिक आएगा सेकेंड यूनिट में, ठीक है, जिसपे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देख रहे हैं। जब हम बेसिक, अभी हम आ रहे हैं धीरे धीरे इस जो मेन टॉपिक है अपने उसकी तरफ मूव हो रहे हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उससे आपको ये सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स बने कैसे। एन आइसोलेटेड एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, इंटरैक्शन अकर्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स, ठीक है। माना कि मेरे पास दो एटम हैं, दिस इज एटम नंबर 1 एंड दिस इज एटम नंबर 2। अब ये जो एटम नंबर 1 है इसके अराउंड कुछ एनर्जी शेल्स होंगे, ठीक है, और एटम नंबर 2 के अराउंड भी कुछ एनर्जी शेल्स होंगे जिनमें मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैंने माना कि एटम नंबर 1 के मेरे 3 लेवल्स हैं, एट n equals to 1, n equals to 2 and at n equals to 3। सिमिलरली एटम नंबर 2 के पास भी 3 लेवल्स हैं, at n equals to 1, at n equals to 2 and at n equals to 3। जब तक ये दोनों एटम्स अलग अलग हैं, मतलब आइसोलेटेड हैं, तब तक इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, अलग अलग। एनर्जी लेवल्स भी सिंगल सिंगल लाइन से हम शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों एटम्स को कंबाइन करते हो, इन दोनों एटम्स को क्लोज लाते हो, तो इनके जो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैंने इन दोनों एटम्स को मिला दिया तो ये जो मेरा कंबाइंड मॉलिक्यूल बना, दो एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बच्चों, मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो मेरा 1 और 2 का कंबाइंड मॉलिक्यूल बनेगा उसमें क्या होगा, n जो मेरा स्टेट है n इक्वल्स टू 1, उस पे मेरा जो डिस्क्रीट लेवल था वो अब मुझे ऐसा दिखाई देगा, ऊपर नीचे 2 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा n इक्वल्स टू 2 लेयर होगा, एट n इक्वल्स टू 2, वहां पे भी मुझे ऐसे क्लोजली स्पेस्ड 2 लेयर्स दिखाई देंगी, और n इक्वल्स टू 3 पे भी मुझे ऐसे क्लोजली स्पेस्ड 2 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। ये दो लेयर्स क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये दोनों एटम्स के जो एनर्जी स्टेट्स थे वो आपस में आसपास अरेंज हो गए, है ना, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट एनर्जी डिफरेंस के साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे स्पेस्ड हो जाते हैं। अब आप सोचो जब भी कोई सॉलिड बनेगा तो वो केवल 2 एटम से तो बनेगा नहीं, ठीक है। देयर विल बी मिलियंस ऑफ एटम्स व्हिच आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड। तो जब इस तरह से मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ आ रहे हैं बच्चों, तो उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, एक कंटिन्यूअस बैंड की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाई थी कि हमारा जो बैंड फॉर्मेशन है सेमीकंडक्टर्स में वो ऐसे ही होता है ना। जब हम एटम्स को क्लोज लाते हैं तो उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी डिफरेंस पे आके प्लेस हो जाते हैं और एक कंटिन्यूअस बैंड को वो बना देते हैं, ठीक है ना। द ओरिजिनल आइसोलेटेड एटॉमिक एनर्जी लेवल would be splitted into 2, a lower bonding energy level and a higher anti-bonding energy level। देखिए ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको इस डायग्राम से बताया। जब इस तरह से मेरे 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तो मैंने आपको बताया ये थोड़ा माइन्यूटली स्पेस्ड 2 लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 2 लेवल्स बने, तो मैं दूसरे पेन से लिख देती हूं, ये जो मेरे 2 लेवल्स बने इसमें जो हायर वाला होगा, जो हायर वाला होगा उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, लेवल, और जो नीचे वाला होगा ये वाला इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये यहां पे बताने की कोशिश करी गई है।
The original isolated atomic energy level would be split into two, lower bonding energy level and higher anti-bonding level. ठीक है? In a solid, many atoms are brought together so that the split energy levels form essentially continuous band of energies. ठीक है? तो इस तरीके से जब हमारे बहुत सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्लोजली स्पेसली पैक्ड हो जाएंगे और डिफरेंट लेवल्स पे हमको एनर्जी बैंड्स नजर आने लगेंगे. ठीक है ना? इसको देखते हैं फॉर लिथियम. लिथियम का एग्जाम्पल लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 3. ठीक है? देखो लिथियम का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 3. तो क्या होगा? ये 3 एटॉमिक नंबर हुआ. तो ये कैसे प्लेस्ड होंगे मेरे शेल्स में? KLM. तो K में कितने जाएंगे? 2 और 1 और M में कुछ भी नहीं क्योंकि यहीं पे ही तीनों एटम्स इसके कंज्यूम हो गए. ठीक है ना? तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसके कंज्यूम हो गए 2 and 1. तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा मुझे अगर मैं केवल एक लिथियम सिंगल एटम की बात करूं. ठीक है? केवल एक सिंगल एटम की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक शेल दिखाई देगा 1s. यहाँ पे मुझे एक शेल दिखाई देगा 2s और इसके क्लोज मुझे एक शेल दिखाई देगा 2p. क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 1s स्क्वायर 2s1. ठीक है? 2s1 तीनों यहाँ पे कंज्यूम होगा 2p खाली रहेगा. मतलब 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s पे 1 इलेक्ट्रॉन है ये पार्शली फिल्ड है और 2p इसका एम्प्टी है और आगे के सारे हायर स्टेट्स भी एम्प्टी हैं. ठीक है? अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में समस्या है तो मैं इसको एक बार बता दूंगी सभी के लिए कॉमनली. ठीक है? अभी आगे हम एक और एग्जांपल देखेंगे उसके साथ. तो अगर ये एक लिथियम का सिंगल एटम है. ठीक है? मैंने माना कि मैंने लिथियम का एक और एटम लिया उसमें 1s स्टेट आई 2p स्टेट आई 2s स्टेट आई और 2p स्टेट आई. तो अब जब मैं इन दोनों एटम्स को क्लोज लेकर आई टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम तो क्या होगा? ये दोनों एटम्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे और 1s पे मुझे जहां पहले एक सिंगल लाइन एक सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नजर आ रहा था वहां मुझे 2 क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ऐसे नजर आएंगे. दिस इज द सिचुएशन एट 1s. ठीक है? ऐसे ही 2s पे आपको इस तरीके से एक डबल बैंड सा दिखाई देगा और ऐसे ही 2p पे दिस इज द सिचुएशन एट 2s एंड 2p. 2p पे भी आपको एक डबल टाइप का बैंड नजर आएगा बच्चों. ठीक है ना? अब ये वाला बैंड पूरा फिल्ड होगा 1s 2s पार्शियली फिल्ड होगा एक ही इलेक्ट्रॉन है और 2p पूरा खाली होगा. तो इस तरीके से ये बैंड फॉर्मेशन हो गई. अब क्या होगा? जो ये नीचे वाला है देखें जरा जो ये नीचे वाला लेवल हुआ 1s जो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है तो जो नीचे वाला स्प्लिटेड है उसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. ठीक है? और जो ऊपर वाला है उसको हम कह रहे हैं एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. ठीक है? तो बेसिकली इस पूरी स्लाइड में हम यही बताना चाह रहे थे कि अगर आपके एटम्स अलग अलग होते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी लेवल्स अलग अलग दिखाई देते हैं डिस्क्रीट होते हैं. है ना? और जब हम उन एटम्स को क्लोज लेकर आते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड तब क्या होता है? आपके जो ये लेवल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होके एक एनर्जी बैंड का फॉर्म ले लेते हैं. है ना? और ये जो स्प्लिटिंग है उसमें नीचे वाले बैंड को हम कहते हैं बॉन्डिंग लेवल और ऊपर वाले को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग लेवल. ठीक है?
नेक्स्ट देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स। तो जो ये स्प्लिटिंग हो रही है लेवल्स की मेरे, वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, क्लोजर इज द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, मोर इज द स्प्लिटिंग, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस। तो ये क्या क्या है मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। मान लीजिए ये मेरा एक पहला लिथियम एटम था, ठीक है, इसके इनर शेल में कितने थे, इसका दोबारा से लिखेंगे एटॉमिक नंबर 3, Z इक्वल्स टू 3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर एंड 2p1, इस तरह से। तो अंदर जो इनर मोस्ट शेल है उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये देखिए 1s स्क्वायर, तो अंदर वाले में कितने हैं, 2 हैं, और बाहर वाले में कितना है, 1 है, इस तरह से। ऐसे ही ये हो गया दूसरा लिथियम एटम, जिसके इनर मोस्ट में 2 हैं और आउटर में 1 है। तो जब आप इनको क्लोज लेकर आएंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, इन दोनों के न्यूक्लियाई कहाँ पे, न्यूक्लियस, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस कहाँ है, इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है। तो इनके न्यूक्लियस जब आपस में क्लोज आते हैं तो क्या होता है, इन न्यूक्लियस पे सेम चार्ज होता है। आप लोग जानते हैं कि जो सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये न्यूक्लियस, जब ये एटम्स क्लोज आते हैं तो इनके ऑब्वियसली न्यूक्लियाई क्लोज आते हैं। जब इनके न्यूक्लियस क्लोज आते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा यही कहता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, क्लोजर द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, मोर इज द स्प्लिटिंग। तो जो दो मेरे एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो रही थी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लेवल में, वो ज्यादा होगी अगर मेरे एटम्स क्लोज होंगे। अगर ये दूर दूर होंगे तो ऑब्वियसली जो इनके एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट नजर आएंगे हमको, है ना, जो हमें N1 N2 N3 पे ऐसे नजर आ रहे थे। और जब हम इन एटम्स को क्लोज लेकर आएंगे तो इनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो हर एक लेवल पे दो दो में स्प्लिट हो जाएंगे, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है। तो जितना हमारा इंटर एटॉमिक न्यूक्लियाई डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा मेरी स्प्लिटिंग हाई होगी, ठीक है। दूसरी चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस, लार्जर इज द एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस, लार्जर इज द स्प्लिटिंग। इसका क्या मतलब है, अगर आप देखो तो 1s कौन सा है, 1s शेल ये वाला है अंदर वाला, और बाहर वाला शेल कौन सा है मेरा, 2p शेल है। तो 1s का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है या 2p का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है, आप देख सकते हो। ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है उससे 1s का ऑर्बिटल रेडियस इतना हुआ, 1s का ऑर्बिटल रेडियस अगर ये है तो 2p का ऑर्बिटल रेडियस क्या है, ये वाला। तो ऑब्वियसली 2p का जो ऑर्बिटल रेडियस है दैट इज हाइयर देन द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 1s। तो दैट मीन्स जो 2p मेरा शेल है, 2p जो मेरा एनर्जी लेवल है उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माय 1s शेल, ठीक है। जो अंदर वाला एनर्जी लेवल है 1s वो ज्यादा, उसका इंटर एटॉमिक रेडियस कम है तो उसकी स्प्लिटिंग भी कम होगी। 2s जो बाहर वाला है, सॉरी दिस विल बी 2s, दिस विल बी 2s। तो 2s जो मेरा बाहर वाला है उसकी स्प्लिटिंग मेरी ज्यादा होगी, दिस इज 2s, ठीक है। तो 2s की स्प्लिटिंग भी मेरी ज्यादा होगी। अब एक बार सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटम्स का लिखते किस तरीके से हैं, ठीक है ना। मे बी आप लोगों में से काफी लोगों को डाउट हो। तो जब हम n इक्वल्स टू फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, n इक्वल्स टू सेकेंड लेवल, n इक्वल्स टू थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ऐसे करके मेरे ये लेवल बन गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो अब इनमें देखो क्या होगा, यहां से हम शुरू करते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल से यहां से शुरू करते हैं 4, spdf, तो d, सॉरी दिस विल बी 3d, 3d, 4d, 5d,
6d एंड 7d। और यहां से फिर नेक्स्ट लेवल से हम शुरू करेंगे एफ लेवल, 4f 5f 6f एंड 7f। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे किस पर्टिकुलर हम चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ लिथियम की बात करें तो उसके पास कितने थे, 3 ही उसका एटॉमिक नंबर था, 3 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना है उस हिसाब से हम ये अरेंज करते जाते हैं। एस में एस शेल जो होगा हमेशा मैक्सिमम 2 की कैपेसिटी है, 2 ले सकता है। पी जो शेल है मेरा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6, तो वो मैक्सिमम मेरा 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। डी की कैपेसिटी 10, तो ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। और एफ की कैपेसिटी होती है मेरी 14, तो ये 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक ले सकता है। ठीक है, तो देखो जब मैंने बात करी थी लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था बच्चों, 3। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, तो उसको हमने कैसे अरेंज किया, पहले लेवल पे 1s², 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले लेवल पे चले गए, और दूसरे लेवल पे जब हम पहुंचे तो 2s1, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं 2s में, लेकिन हमारे पास केवल एक ही बचा है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना, 1s² एंड 2s1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब लिथियम के एटम्स अलग अलग थे तो उनके एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट थे, जब ये पास आए तो उनके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लेवल्स में। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है इनकी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का एक और मैं आप लोगों को डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जो हम ये 2 पॉइंट्स कह रहे हैं इनको हम यहाँ ऐसे समराइज कर सकते हैं, एनर्जी एंड दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो जो न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे ही एटम्स में कम होता है, हमने कहा जैसे ही 2 एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे ही इनका कम होता है, ये क्लोज आते हैं, वैसे ही मेरे लेवल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, मतलब जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे कम है, तो जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है तो स्प्लिटिंग नहीं है, तो जो एनर्जी लेवल है वो एक ही दिखाई दे रहा है, सिंगल लाइन से शो कर रही हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो वैसे वैसे जो 2 लेवल्स हैं ये स्प्लिट होगा, ये लेवल्स 2 में। ठीक है, तो जब ये 2 में स्प्लिट हो गए तो ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले को बच्चों हम कह रहे हैं एंटी बॉन्डिंग लेवल, और नीचे वाले को हम कह रहे हैं बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। ठीक है ना, ये मतलब था। दूसरी बात जो हमने डिस्कस करी थी एटॉमिक ऑर्बिटल रेडियस की, जैसे कि ये वाला शेल है मेरा 1s पहला, और ये वाला है मेरा 2s, तो 2s का जो रेडियस है वो ज्यादा है, 1s का रेडियस कम है, तो 2s लेवल की स्प्लिटिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, और 1s की जो स्प्लिटिंग होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। देखते हैं एक और एग्जाम्पल सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन के एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगी जो चीज हमने अभी अभी पीछे पढ़ी। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, अभी हम पीछे देखकर आए हैं फर्स्ट लेक्चर में, ये हमने पढ़ा था, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है हमारा 14। तो इसको जरा KLM शेल में अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 2, 8 और आउटर मोस्ट में 4। तो इस तरीके से हम सिलिकॉन को KLM शेल्स में अरेंज करते हैं। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, देखो फिर से वही चीज दोहराएंगे जरा। तो n इक्वल्स टू फर्स्ट लेवल पे मेरे पास क्या था 1s, n इक्वल्स टू 2 लेवल पे मेरे पास क्या था 2s एंड 2p। ठीक है, और n इक्वल्स टू थर्ड लेवल पे मेरे पास क्या था बच्चों 3s 3p। ठीक है ना, और यहां से मेरा शुरू हो रहा था 3d भी। तो बस इतने ही लेवल्स की रिक्वायरमेंट होगी सिलिकॉन के लिए, 3 ही लेवल तक हम जा रहे हैं। तो पहले लेवल पे देखो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, और मेरे पास है भी K शेल में 2, तो 1s², 2 चले गए यहाँ,
अब बीच का जो लेवल है, मिडल लेवल, उसमें कितने हैं? एल शेल में 8 है टोटल। अब इन 8 को मुझे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करूंगी? एस में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 और पी में मैक्सिमम आ सकते हैं 6। तो ये शेल हो गया मेरा फुल 2s² 2p6। अब बात रही आखिरी के शेल की, आउटर मोस्ट शेल की, जिसमें है मेरे 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा लेवल नंबर 3 पे। ठीक है, तो 3s² पूरा फुल हो गया, क्योंकि s के पास 2 ही जा सकते हैं, p के पास जा सकते हैं 6, लेकिन मेरे पास कितने बचे हैं? यहाँ पे 4 है मेरे पास टोटल लास्ट शेल में। 2 इधर आ गए 3s² और बाकी के बचे आ गए इधर 2। ठीक है, तो मेरा सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इज 14। 14 को हमने KLM शेल में डिवाइड किया 284। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू करी, तो वो कैसे आएगी? यहाँ पे 2 चले गए, मिडल लेवल पे 8 चले गए टोटल, और थर्ड लेवल पे मेरे 4 चले गए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि इसका जो 1s लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 2s लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है, और जो मेरा इसका बाहर का जो आउटर मोस्ट बैलेंस लेवल है वो इसका मेरा पार्शियली फिल्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल? 4। ठीक है ना, देखो इसका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए कि सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, तो जो इसका इनर मोस्ट शेल है, इनर मोस्ट शेल कौन सा होगा? 1s। उसके बाद इसके पास सेकेंड लेवल पे 2 शेल हैं, ये 2 शेल क्लोजली स्पेस्ड होंगे थोड़े, और उसके बाद और बाहर इसके पास एक और शेल है जिसे हम कह रहे हैं 3s, और इसके क्लोज में एक और शेल है 3p। इसे समझने की कोशिश करें एक बार। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा है 1s, तो ये वाला लेवल क्या होगा मेरा? 1s। 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। फिर नेक्स्ट लेवल मेरा क्या होगा? 2s, दिस इज 2s। 2s के पास भी कितने हैं? 2। फिर नेक्स्ट लेवल है मेरा 2p। 2p के पास कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेवल है मेरा 3s, ये वाला होगा मेरा 3s। इसके पास कितने हैं? 2। 1 और 2। फिर लास्ट वन है मेरा, आउटर मोस्ट है मेरा 3p। 3p के पास कितने हैं? 2 ही हैं, 1 और 2। तो इस तरीके से ये मेरा सिलिकॉन एटम कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसके आसपास मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब आप समझ रहे हो कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये बेसिकली क्या है? मेरे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। अब ये एटम आइसोलेटेड है, सिंगल एटम है, तो इसके आसपास ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन के, फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन के 500 एटम्स एक साथ ले आऊं, तो क्या होगा? हर एक लेवल पे 1s पे, 2s पे, 2p पे, 3s पे, 3p पे एक नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स का एक रेंज हो जाएगा, है ना? एक कह सकते हैं 1 by 1 1 by 1 1 by 1 एक पूरा ढेर लग जाएगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का। तो वो जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें जो डिफरेंस है वो इतना कम होगा कि वो मुझे एक बैंड के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं आगे कहती हूँ कि मेरा कंडक्शन बैंड बना, वैलेंस बैंड बना। ठीक है, अब ये देखो, जैसे हमने लिथियम का स्ट्रक्चर देखा था वैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये हो गया बच्चों न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सिलिकॉन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब ऊपर चले तो ये पहला लेवल आया मेरा 1s। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के। फिर थोड़ा ऊपर चले तो मेरे पास लेवल्स आए मेरे 2s, और यहाँ पे आया मेरा लेवल 2p। ठीक है, तो 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल है। 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी फुल है। ठीक है ना, अब मेरे 2 लेवल आए ऊपर 3s और ये रहा मेरा 3p। ठीक है, अब ये जो मेरे 3s और 3p हैं यही है बाहर के जो फिल्ड नहीं है पूरी तरह। 3s फील्ड है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है पूरे इसके, लेकिन जो मेरा 3p लेवल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो जो मेरा आउटर मोस्ट बैलेंस बैंड है वो मेरा पार्शियली फिल्ड है। ठीक है ना,
और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी मेरे क्या कहलाते हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ये क्या कहलाते हैं मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, है ना। तो जब भी हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते थे, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते थे, 4 दिखाते थे, फिर यहाँ पे 4 दिखाते थे, फिर इनकी आपस में पेयरिंग होती थी, कोवलेंट बॉन्ड बनता था, ठीक है ना। तो वो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब आप उन्हें यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कैसे आए, कैसे दिखे, ठीक है ना। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका सिलिकॉन का। Each isolated silicon atom has an electronic structure. अभी अभी आपने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, कैसे आता है बच्चों, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो जो सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो आता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर एंड 3p स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन मेरे सिलिकॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज्ड हैं। ईच एटम हैज अवेलेबल 2 1 स्टेट्स। अब देखो हर एक एटम के पास क्या क्या है, 2 1s स्टेट। 1s की कितनी स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखी है। 2s स्टेट्स, 2s स्टेट्स भी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन ने 2s स्टेट्स ऑक्यूपाई कर रखी है। 6 2p स्टेट्स, 2p स्टेट्स कितनी है, 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 2p स्टेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। 2 3s स्टेट्स, 3s स्टेट्स कितनी है, 2, ठीक है। 3s स्क्वायर लिखा है, देखो क्या लिखा है, 3s स्क्वायर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3s स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। 2p6 क्या मतलब हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन 2p स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। 6 3p स्टेट्स अवेलेबल है, 6 3p स्टेट्स, लेकिन ऑक्यूपाइड कितनी है, केवल 2 ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। इफ वी कंसीडर n एटम्स, अब अभी तक तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ये एक सिंगल सिलिकॉन एटम का लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये जो n है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। इट मे बी 600 300 400 एंड मिलियंस में हो सकती है। तो अगर हमारे पास n एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो क्या होगा, हर एक स्टेट पे कितनी कितनी स्टेट्स आ गई मेरे पास, 2n स्टेट्स आ गई 1s की, 2n स्टेट्स आ गई 2s की, 1s की कितनी स्टेट्स आ गई, 2n स्टेट्स, ठीक है ना। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2 2s की स्टेट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो n कितनी करेंगे, 2n करेंगे। ऐसे ही 2s की 2n स्टेट्स और 6n स्टेट्स आ गई मेरे पास 2p की, ये आ गई 3s की, और ये आ गई 3p की। समझ सकते हैं आप, 1s की 2n स्टेट्स होंगी अगर n एटम्स हैं, अगर एक एटम है तो 2 1s स्टेट्स हैं, अगर n एटम है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया n से, है ना। मतलब एक आइसोलेटेड एटम जो है सिलिकॉन का, उसके पास 1s की कितनी स्टेट्स हैं, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके 1s स्टेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर n सिलिकॉन के एटम्स आ जाएं, तो उनके पास 1s की कितनी स्टेट्स हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय n, 2n। इस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। अब देखो, जब ये इतनी n नंबर ऑफ स्टेट्स आपस में साथ आएंगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, जब इस तरीके से मेरे एनर्जी लेवल साथ में आते हैं तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, हर एक लेवल पे स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना। एक बार जरा इस स्प्लिटिंग को विजुअलाइज करके देखें। यहां पे मैं ले रही हूं एनर्जी, ठीक है, और यहां पे ले रही हूं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब जब हम बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला शेल बच्चों मेरा कौन सा है, 1s है ना। तो लोएस्ट लाइन कौन सा होगा, 1s, ये आ गया मेरा 1s। देखो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन ये तो सिंगल एटम की बात थी। सिंगल एटम अगर है सिलिकॉन का तो 1s स्टेट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है।
अगर n एटम्स हैं सिलिकॉन के तो कितने होंगे 2n, ठीक है ना, 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे ये 2n स्टेट्स हैं और यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है। कौन सी स्टेट है ये 1s है। अब ये सबसे लोअर मोस्ट स्टेट है, उसके बाद आएंगी मिडल की स्टेट्स। मिडल की स्टेट्स कितनी है हमारे पास सेकंड लेवल की, सेकंड लेवल पे 2 लेवल पे हमारे पास 2 स्टेट्स हैं 2s एंड 2p, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 स्टेट्स आएंगी, 1s के बाद 2s आएगा और उसके बाद आएगा 2p, है ना। तो 2s की आपके पास 2n स्टेट्स होंगी और 2p की आपके पास 6n स्टेट्स होंगी, ठीक है। अब ये देखो जो 1s है वो सबसे लोएस्ट लाइंग है, सबसे अंदर की तरफ है, और उसका जो इंटर एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये सिलिकॉन है, तो सबसे इनर मोस्ट कौन सा हो गया बच्चों 1s, उसके बाहर कौन सा आया, अभी पीछे हम डायग्राम देख के आए हैं 2s, उसके बाद कौन सा आया 2p, है ना। तो हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, जिसका रेडियस जितना कम उसकी स्प्लिटिंग उतनी कम। तो 1s जो स्टेट है उसका रेडियस सबसे कम है तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ना कि बराबर होगी। अब जो 2s और 2p स्टेट्स हैं उनका रेडियस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1s, तो उनकी स्प्लिटिंग होगी, थोड़ी सी स्प्लिटिंग होगी जैसे ही अंदर की तरफ हम आएंगे। अंदर की तरफ क्यों हो रही है भाई ये स्प्लिटिंग, ये भी रीजन मैंने आपको बताया था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वजह से। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, जैसे जैसे इधर आए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, 0 के क्लोज आ रहे हैं। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जब 2 एटम्स में कम होगा तो आपके लेवल्स स्प्लिट होंगे, अदरवाइज सिंगल सिंगल डिस्क्रीट रहेंगे। अब आए हमारे लास्ट जो हमारे मेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जहां पड़े हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना सिलिकॉन के पास, तो वो चारों कहां पड़े हैं मेरे थर्ड लेवल पे पड़े। तो ये जो मेरे आउटर मोस्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनके साथ क्या होगा जरा देखें, ये आई मेरी 3s स्टेट लोअर वाली और ये ऊपर वाली आई 3p स्टेट। तो ये जैसे ही 2 एटम्स क्लोज आए और इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ, वैसे ही जो है ये दोनों स्टेट स्प्लिट हो जाएंगी और इनकी जो स्प्लिटिंग है वो काफी हाई स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। इतनी हाई स्प्लिटिंग होगी इन दोनों के बीच में कि यहाँ पे हमारे को 2 टाइप के बैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। यहां तक आते आते ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कैसे कैसे थे, 2n इसके पास थे और 2n इसके पास थे, ठीक है। तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे सारे के सारे और ये जो 2 बैंड्स बने ये कैसे बनेंगे, यहाँ पे आप देखो जो बैंड्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ये जो 2 बैंड्स बने इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, अपर वाले को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जो इनके बीच का एनर्जी गैप है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड गैप Eg। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी जो हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं उसके हम बैंड्स को कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो वो जो स्प्लिटिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस बैंड की, वो इस तरीके से होती है और ये उसका रीजन होता है। क्या रीजन है, जब मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स क्लोज लाए जाते हैं तो जो उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं जैसे जैसे एटॉमिक डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होता जाता है, ठीक है। तो यहां तक आते आते आपके जो बैंड्स थे वो स्प्लिट हो गए, ऊपर अपर वाला कंडक्शन बैंड हो गया, लोअर वाला वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। और सारे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 3s² है और 3p² है, तो इसके पास भी है 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां तक आते आते चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में आ जाएंगे और कंडक्शन बैंड में रह जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका खाली, ठीक है बच्चों। As the interatomic spacing decreases, interatomic spacing जब कम होगी, the energy levels will split into bands. आपकी जो energy levels हैं bands बना लेंगे, split हो जाएंगे, है ना। As the 3s and 3p band grows,
they merge into single band composed of energy levels. ठीक है, this band of 3s 3p level contains 8 n available states. The upper band is called conduction band, contains 4 n states, and the lower band is called valence band. और इन दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो ये है मेरा एक एनलार्ज्ड व्यू उसी डायग्राम का जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा एक बार फिर से इसको एनालाइज करो, पूरे प्रोसेस को जो हमने पढ़ा सिलिकॉन में, कैसे कैसे इसके बैंड्स की स्प्लिटिंग हुई, एज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स. यहाँ पे क्या है बच्चों, वाई एक्सिस पे रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एनर्जी. ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है मेरा, रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ एटम्स, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जिसे हम कहते हैं, एटम्स के बीच की स्पेसिंग. एनर्जी ऐसे बढ़ रही है ऊपर की तरफ, और रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ एटम्स या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऐसे बढ़ रही है. मतलब इधर की तरफ क्या है, एटम्स फार अपार्ट है, दूर दूर है, और जैसे हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, एटम्स क्लोज आ रहे हैं. कहाँ पे, इस रीजन में. तो देखो क्या हो रहा है, सिलिकॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखें. सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर एंड 3p स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे नीचे वाला लेवल, पहला लेवल है मेरा 1s, दिस इज योर इनर शेल एंड लेवल नंबर 1s. ठीक है ना, ये आ गया आपका इनर शेल एंड लेवल नंबर 1s. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि ये लोएस्ट लाइन लेवल है तो इसकी स्प्लिटिंग हमको नजर नहीं आती. ठीक है, जैसे जैसे हम हायर शेल्स के ऊपर मूव करते हैं स्प्लिटिंग नजर आती है. अब मिडल शेल में मेरे पास बच्चों क्या क्या है, 2s और 2p है ना. तो ये हो गया माना लोएस्ट वाला हो गया मेरा 2s, और इसके ऊपर वाला हो गया मेरा 2p है ना. तो 2s के पास कितने हैं, 2s के पास है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के पास है मेरे 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. अब देखो जैसे जैसे इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हुई, क्लोज आए एटम्स, स्प्लिटिंग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुझे नजर आने लगी इन बैंड्स की. हाउएवर इन बैंड्स की स्प्लिटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है, इन एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं होती. जो मेजर स्प्लिटिंग दिखाई देती है वो दिखाई देती है आपके आउटर मोस्ट लेवल्स में, है ना. तो सिलिकॉन के लिए मेरे आउटर मोस्ट लेवल कौन कौन से हैं, 3s स्क्वायर एंड 3p स्टेट. तो जो मेरा आउटर शेल है उसमें सबसे पहली जो मेरी स्टेट होगी वो क्या होगी, 3s होगी, और ये होगी 3p. 3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, और 3p के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के. ठीक है ना. देखो यहाँ 2n क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं. सिंगल के पास 2 तो n एटम्स के पास 2n, ऐसे ही सिंगल के पास 2 तो n एटम्स के पास 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब जैसे ही ये स्टेट्स अंदर की तरफ मूव करी, मतलब जैसे ही 2 सिलिकॉन एटम्स की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हुई, उनको हम नजदीक लाए, वैसे ही जो उनके स्टेट्स थे उनकी स्प्लिटिंग होना शुरू हो गई, है ना. अब ये देखो जो स्प्लिटिंग हो रही है उसमें क्या हुआ, ऊपर के ये जो टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 2n स्टेट्स मेरी यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, और यहाँ पे मेरे पास 6n स्टेट्स है. क्यों 6n स्टेट्स क्यों है, क्योंकि जो p होता है लेवल, p की कैपेसिटी 6 की होती है, ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो टोटल मेरे पास कितनी स्टेट्स है, 8n, 6n प्लस 2n इक्वल्स टू 8n स्टेट्स है. अब जैसे ही हम इस तरफ आए तो ये जो 8n स्टेट्स थी वो 4n स्टेट्स हेयर और 4n स्टेट्स हेयर में मेरी डिवाइड हो गई. ठीक है, ऊपर के जो बैंड हुआ उसको हमने कहा कंडक्शन बैंड, इसको हमने कहा सीबी कंडक्शन बैंड, और जो नीचे का बैंड बना इसको हमने कहा वैलेंस बैंड वीबी. ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को कहा बैंड गैप, डिनोटेड बाय ई जी. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब मेरी वैलेंस बैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, कंडक्शन बैंड को नहीं। ठीक है, आप यहाँ दे सकते हैं कंडक्शन बैंड में क्या लिखा है 0 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में क्या लिखा है 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो 2n प्लस 2n 4n इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहाँ फॉल कर गए, वैलेंस बैंड में। क्यों, इसका क्या रीजन है, जब भी हमारे पास ऐसे एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक स्टैक की फॉर्म में एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोएस्ट लाइंग एनर्जी लेवल पे रहते हैं। ठीक है, अब हायर को छोड़ के वो वैलेंस बैंड में लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ओरिजिनली जो मेरे 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाई करेंगे कंडक्शन बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड में नीचे वाले में, और कंडक्शन बैंड रहेगा मेरा एम्प्टी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कभी थर्मल एक्साइटेशन होती है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, तो ये था हमारा एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हुए उसका एटॉमिक नंबर बताएं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, और उसके बैंड्स की स्प्लिटिंग इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर का एक और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है ईके डायग्राम। ठीक है, ईके डायग्राम क्या है, यहाँ पे जो मेरा टर्म है ई, इसका मतलब है एनर्जी, और जो ये टर्म है के, इसका मतलब है वेव वेक्टर। ठीक है ना, अभी हमने जो इससे पहले लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली कांसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये 3 हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पढ़े थे। तो जब हमने ये 3 क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पढ़े थे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जितने भी मेरे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल को, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वेव लाइक नेचर शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल की मोशन को हम वेव फंक्शन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is assumed to be in the form of plane wave moving in x direction with the propagation constant k, also called as wave vector। ठीक है, कहने का मतलब यही है, क्योंकि हमारा हर पार्टिकल वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, वेव लाइक नेचर रखता है, तो उसका जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, और वहां पे फंक्शन आता है वेव वेक्टर के का। ठीक है, तो द स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था, दिस टर्म इज कॉल्ड xi x, है ना। ये जो xi है वेव फंक्शन, इसकी टर्म्स में आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रॉन की मोशन को इनसाइड अ क्रिस्टल लैटिस। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्लॉच फंक्शन। अब बात हो रही थी ई के डायग्राम की, तो ई के डायग्राम का इससे क्या लिंक बैठा। ठीक है, तो ये देखो, क्या बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है इसमें हम ये मानते हैं कि जो एनर्जी है इट कैन बी प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट के। मतलब जो हमने बैंड स्ट्रक्चर्स अभी अभी पढ़े हैं, जो बैंड्स की स्प्लिटिंग पढ़ी है कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, उन बैंड्स को हम उन बैंड्स की जो एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम वेव वेक्टर के टर्म्स में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो मेरा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे बनता है। लोअर वन इज द वैलेंस बैंड एंड अपर वन इज द कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, बैंड गैप, फॉरबिडन गैप, ईजी, है ना। सिंपल बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन गैप कहते हैं, ईजी। तो अब आप देखें तो वैलेंस बैंड का जो ये वाला पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड
ये वैलेंस बैंड का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि वैलेंस बैंड कहाँ की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ जो है मेरा वैलेंस बैंड सारा एक्सटेंड हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड। सिमिलरली अगर मैं कंडक्शन बैंड की तरफ देखूं तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहलाएगा मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे कैसे बढ़ते हैं। वैलेंस बैंड जो है मेरा वो नीचे की तरफ मूव करता है, वैलेंस बैंड जो है मेरा वो नीचे की तरफ बढ़ता है, और जो मेरा कंडक्शन बैंड है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो पॉइंट जो वैलेंस बैंड के ऊपर का पॉइंट होगा वो कहलाएगा मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, और ऐसे ही कंडक्शन बैंड का जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा वो कहलाएगा मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। इस चीज को एक बार देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आप लोगों को पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है ना। वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट पॉइंट मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला लोअर एंड जो है वो मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, क्योंकि मेरा जो कंडक्शन बैंड है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो आप देखो ई के डायग्राम कैसे बनाते हैं। ई के डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो मेरी एनर्जी है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, और जो मेरा वेव वेक्टर है के उसको मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेरा कंडक्शन बैंड है वो ऐसे लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर, दिस इज कंडक्शन बैंड, और जो मेरा वैलेंस बैंड है वो लाई करता है ऐसे कर्वेचर की फॉर्म में नीचे की तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप हुआ दिस इज कॉल्ड ईजी बैंड गैप, ठीक है। तो ये है मेरा ई के डायग्राम, एनर्जी वेव वेक्टर डायग्राम, जिसमें मैं अपने अलाउड एनर्जी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड एंड इन वैलेंस बैंड इन दोनों को ई और के स्केल पे प्लॉट कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो मेरा कंडक्शन बैंड है आपको मैंने बताया, इसका जो ये वाला पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, कि कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, उसके स्टेट्स बढ़ रहे हैं, और ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा इसको मैं कहूंगी मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे है वैलेंस बैंड, ठीक है ना। इस तरीके से मैं अपने ई के डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करती हूं फॉर एनर्जी एंड वेव वेक्टर के। अब ये जो मेरे ई के डायग्राम्स हैं किसी भी मटेरियल के, ये डिसाइड करते हैं कि जो मेरा सेमीकंडक्टर है वो डायरेक्ट टाइप का है या इनडायरेक्ट टाइप का है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो आप देखो अगर, तो बेसिकली क्या है कि ये जो ई के डायग्राम होता है दिस इज के एंड दिस इज एनर्जी ई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वेव वेक्टर के, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, एनर्जी ली है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों मेरा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट विल बी के इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट होगा मेरा के इक्वल टू 0। तो अब जरा मैं अपने बैंड्स बना लूं, ये हो गया मेरा कंडक्शन बैंड और ये हो गया मेरा वैलेंस बैंड, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जरा देखें, जो मेरा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट और कंडक्शन बैंड का मिनिमम पॉइंट के इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, दोनों, है ना। दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड and minimum of conduction band, both the points are lying at the same value of k, that is equal to k is equal to 0, है ना, दोनों k is equal to 0 पे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ मेरा, इस टाइप के मैं अपने सेमीकंडक्टर को कहती हूँ डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ठीक है, और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का बैंड गैप है वो डायरेक्ट है एट सेम पॉइंट, है ना। अब अगर मेरा ई के डायग्राम कुछ ऐसा हो, दिस इज ई एनर्जी, दिस इज वेव वेक्टर के,
दिस पॉइंट इज k इक्वल्स टू 0। ये हुआ मेरा वैलेंस बैंड, और यहाँ कहीं हायर एनर्जी पे मेरा लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम ये हुआ, ये डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया। इसको जरा देखें एक बार। दिस पॉइंट इज k इक्वल्स टू 0। अब मान लो कि मेरा कंडक्शन बैंड यहाँ पे ना लाई करके, इसके जस्ट ऊपर ना लाई करके किसी और एनर्जी लेवल पे लाई कर रहा है, यहाँ वेव वेक्टर की किसी और वैल्यू पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मिनिमम क्या है, ये कंडक्शन बैंड है अगर मेरा, तो इस कंडक्शन बैंड का मिनिमम क्या है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे k की क्या वैल्यू है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम कहाँ लाई कर रहा है, k इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर जिनमें मेरा वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट और कंडक्शन बैंड का मिनिमम पॉइंट अलग अलग वैल्यू पे लाई करते हैं, k की अलग अलग वैल्यू पे लाई करते हैं, तो इसको मैं कहती हूं इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आई होप अब आप डायरेक्ट सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के बीच का फर्क समझ गए होंगे। डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम दोनों k की सेम वैल्यू पे लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू k इक्वल्स टू 0, है ना। और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में मेरा क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट और कंडक्शन बैंड का मिनिमम पॉइंट दोनों k की अलग अलग वैल्यू पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, सो दिस इज माय इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ GaAs हैज मिनिमम इन कंडक्शन बैंड and maximum in valence band for same value of k, that is k equals to 0। ठीक है, तो GaAs इस हिसाब से मेरा क्या हुआ, इस हिसाब से मेरा जो GaAs है वो हुआ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट सेम वैल्यू ऑफ k पे लाई करते हैं, जो कि है k equals to 0। On the other hand, silicon has its valence band maximum at a different value of k than its conduction band minimum। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा जो सिलिकॉन हुआ वो क्या हुआ, सिलिकॉन इज इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरा EK डायग्राम है उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स हैं या इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें देखो एन इलेक्ट्रॉन मेकिंग अ स्मॉलेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इन डायरेक्ट सेमीकंडक्टर कैन डू सो विदाउट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ k। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार दोबारा देखें, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर कैसे बनाया था हमने, दिस इज वेव वेक्टर k, दिस इज एनर्जी E, तो ये रहा मेरा कंडक्शन बैंड CB और ये रहा मेरा वैलेंस बैंड VB, दोनों कहां पे लाई कर रहे हैं बच्चों, k इक्वल्स टू 0 पे ही दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। वैलेंस बैंड का मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड का मिनिमम दोनों कहां लाई कर रहे हैं, एट सेम वैल्यू ऑफ k, दैट इज k इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो गया। अब ये जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से यहां पे जंप करता है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे जंप करता है, तो उसको k की वैल्यू में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही ये कहना चाहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मेकिंग अ एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इन डायरेक्ट सेमीकंडक्टर कैन डू सो विदाउट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ k। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे आना चाहे तो इसको k की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब k क्या होता है, हमने पढ़ा था k क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया था दैट दिस k इज इक्वल टू मोमेंटम p अपॉन h कट। h कट क्या है, h कट इज h अपॉन 2 पाई विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम, तो मोमेंटम पे ये डिपेंड करता है, तो जब k की वैल्यू में रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज की, तो मोमेंटम में भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कैन रिकम्बाइन विद होल इन वैलेंस बैंड
विदाउट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ के एंड मोमेंटम p। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का होल में जो वैलेंस बैंड में जो होल है इसमें रिकम्बाइन करना चाहे इसके साथ, तो वो नीचे आ सकता है, रिकम्बाइन कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ के और इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम p, क्योंकि k जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम p के। ठीक है, therefore there will be no change in kinetic energy as well for this type of transition। अब हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और p स्क्वायर अपॉन 2m, जहां पे कि ये p क्या है मेरा मोमेंटम। तो जब चेंज नहीं हो रहा k की वैल्यू में तो चेंज नहीं हो रहा मोमेंटम में, और जब चेंज नहीं हो रहा मोमेंटम की वैल्यू में दैट मीन्स चेंज नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहां से मैं कहती हूं कि जो मेरे डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें मेरी एनर्जी कंजर्व्ड होती है एंड इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बच्चों, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेरा एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही और एनर्जी जो है मेरी सारी की सारी वो लाइट की फॉर्म में मेरी एमिट हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और यही प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की जिसकी वजह से वो कुछ लाइट एमिटिंग टाइप के डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, नीचे फॉल करता है, तो ये एच न्यू ई इक्वल टू बैंड गैप, जो बैंड गैप है ईजी उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी का फोटॉन्स एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इस तरह के जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये मेरे यूज होते हैं एज लाइट एमिटिंग डिवाइसेस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड, GaAN, IN एंड ZnO। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। लास्ट आता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। तो अभी हमने फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। दिस इज वेव वेक्टर के, दिस इज एनर्जी E। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा वैलेंस बैंड फॉर एग्जाम्पल एट k इक्वल टू 0, लेकिन मेरा कंडक्शन बैंड यहाँ नहीं आया, कंडक्शन बैंड मेरा लाइक कर रहा है एट सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ k। कंडक्शन बैंड का मिनिमम है ना, ये क्या है वैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट और ये क्या है कंडक्शन बैंड का मिनिमम पॉइंट। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये लाई कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज पे k की, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब जब इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो कैसे आएगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन करना चाहेगा होल के साथ तो कैसे करेगा, नहीं कर सकता डायरेक्ट, इट विल रिक्वायर अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, जैसे कि हमने डायरेक्ट में देखा था कि सिंपल इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, उसको k की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, मोमेंटम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी सेम रही, कंजर्व्ड रही एंड इट इज एमिटेड एज लाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम p, देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। है ना, तो कैसा होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई डिफेक्ट लेवल है ET, तो ये पहले ट्रांजिशन करेगा इस डिफेक्ट लेवल पे और फिर रिकम्बाइन करेगा इस होल के साथ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट लेवल तक आया उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली, रिलीज हुई, दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अ ट्रांजिशन फ्रॉम minimum point in indirect semiconductor conduction band to maximum point of valence band requires a change in the value of k। ठीक है, और अगर change है k की वैल्यू में तो it requires a change in the value of momentum। ठीक है, here energy is transferred to crystal as heat
एंड नॉट एमिटेड एज फोटोन। तो जो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें हमारी लाइट एमिशन नहीं होती, उसमें वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड जीएपी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंपल व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, आप वो भी बता सकते हैं, ई के डायग्राम्स भी बता सकते हैं, और अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश आता है, मतलब इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो उसके लिए भी आपको कई सारे पॉइंट्स अब मिल जाएंगे जो आप डिस्कस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके एकेटीयू के डिफरेंट ईयर्स में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है सॉलिड्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ई के बैंड डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो है हमारे इफेक्टिव मास, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास एंड वेरिएशन ऑफ अलॉय कंपोजिशन। थैंक यू।